हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है और क्लास 7 में भी पढ़ा है। उसी का एक एक्सटेंडेड फॉर्म अब क्लास 8 में पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम बैक जाके क्लास 6 और क्लास 7 का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वापस लाएंगे। उसके बाद फिर क्लास 8 में क्या हमें पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो अ लॉट टू नो और लॉट टू डिस्कस। चलिए शुरू करते हैं। तो क्लास 6 के या 7 के कॉन्सेप्ट को लेने से पहले हम ये दो जो वर्ड लिखे हैं, जो हमारा चैप्टर का नाम है, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि चैप्टर का नाम डाटा हैंडलिंग, तो इसका मतलब क्या है। ये दो वर्ड हैं, डाटा और हैंडलिंग। तो अगर हम समझना चाहें कि डाटा मतलब क्या होता है, तो डाटा का सीधा सा मतलब होता है इंफॉर्मेशन। डाटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है। और हैंडलिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज करना। ठीक। तो इसका मतलब हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं और उसी को बोल देते हैं डाटा हैंडलिंग। ओके, तो हम इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज क्यों करते हैं और वो कौन सी इंफॉर्मेशन होती हैं और ऑर्गेनाइज करके हम क्या पाते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि कुछ भी करने से पहले अगर हमें पता हो कि उससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, तो हम उसको बड़े अच्छे से करेंगे। तो इसको भी देख लेते हैं कि डाटा इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने से क्या फायदा होता है या इसका यूज क्या है। तो अगर हम बहुत ही सिंपल लहजे में बोले, बड़े ही सिंपल टेक्निक में, जो कि आप लोग इस समय बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, जैसे होता है मोबाइल। पढ़ने के लिए मोबाइल यूज कर रहे हैं, यूट्यूब पे आपके लेक्चर्स कुछ अपलोड हो जाते हैं, कुछ गूगल मीट से आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है। तो अब मान लिया कि यूट्यूब का ही एग्जाम्पल लेते हैं। अब जो भी यूट्यूब में आपका खुला हुआ है, जो भी अकाउंट खुला हुआ है, उसमें आप जब यूट्यूब खोलते हैं और जिस तरह की वीडियोस देखते हैं, अगर आप दिन में जितनी बार भी यूट्यूब खोलते हैं, कुछ लेक्चर्स देखते हैं, जैसे हमारे लेक्चर, मैथ्स के लेक्चर, साइंस के लेक्चर, या अदर कुछ इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस देखते हैं, जैसे कुछ अदर साइंस के या कुछ टेक्निकल वीडियोस, तो आपको फिर जब नेक्स्ट टाइम पे यूट्यूब खोलेंगे, तो आपको उसी से रिलेटेड आपके इंटरेस्ट के हिसाब से ही वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप बस लेक्चर देख रहे हैं या कोई इंफॉर्मेशन वाले वीडियोस देख रहे हैं और आप नेक्स्ट टाइम वीडियो यूट्यूब खोलेंगे और आपको कोई मूवी दिख जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका जो सर्च है, आप जो भी सर्च कर रहे हैं यूट्यूब पे, वो आपका इंफॉर्मेशन है। आपका सर्च एक डाटा है जो यूट्यूब ने कलेक्ट कर रहा है। वो हर टाइम आपके जितनी बार आप सर्च करते हैं उतनी बार वो डाटा कलेक्ट होता जाता है और वो वहां पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है। उससे आपका इंटरेस्ट एरिया पता चलता है। अगर आप हर बार कुछ पढ़ने वाला ही सर्च करेंगे, कुछ मैथमेटिक्स से, अगर आप हमें बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीजें सर्च करते हैं, तो आप जैसे ही यूट्यूब का पेज खोलेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स की चीजें ही दिखेंगी, कुछ मैथमेटिकल अलग कॉन्सेप्ट दिखेंगे, कुछ प्रूफ दिखेंगे, कुछ क्वेश्चन दिखेंगे। अगर आप साइंस की चीजें सर्च करते हैं तो आपको फिर कुछ नए नए साइंटिफिक चीजें ही दिखेंगी, साइंस की कुछ भी चीज जो भी रिलेटेड आया होगा वो दिखेगा। और अगर आप मूवी सर्च करते हैं यूट्यूब पे, तो आप जब नेक्स्ट पेज खोलेंगे तो आपको अलग अलग तरह की मूवी दिखेगी। तो क्या इसमें किया क्या जा रहा है? सिंपल सा एक काम किया जा रहा है कि आप जो सर्च करते हैं वो इंफॉर्मेशन सेव की जा रही है, वो इंफॉर्मेशन सेव किया जाता है। अब उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपके इंटरेस्ट एरिया की चीज जब आपके पेज पे दिखेगी, यूट्यूब के पेज पे,
तो आप उस पे ऑटोमेटिकली क्लिक करोगे। ये एक स्ट्रेटजी है मार्केट की, यूट्यूब की। एक एग्जांपल लिया हमने यूट्यूब का, ऐसे गूगल और जो भी, तो उसकी एक स्ट्रेटजी है कि अगर आपके इंटरेस्ट एरिया का वो पेज दिखाएगा और तो आप ऑब्वियस सी बात है उस पर क्लिक करोगे, और क्लिक करोगे उसको देखोगे तो फिर वो मार्केट उसी तरह से चलेगा। तो ये एक बड़ा ही सीधा सा एग्जांपल हो गया डाटा का, कि डाटा का यूज क्या होता है। ठीक है, तो डाटा मतलब इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा है, उसके बाद ऑर्गेनाइज करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिल रहा है यूट्यूब के पेज के रूप में। ऐसे ही गूगल सर्च में जब आप जो गूगल का जो साइन होता है गूगल, उसके नीचे बहुत सारे न्यूज दिए रहते हैं। अब वो न्यूज भी आपके सर्च एरिया के हिसाब से देता है। आप जिस तरह की चीजें सर्च करते हो उसी से रिलेटेड आपको न्यूज देगा। ऐसा नहीं है कि जो है आप हमेशा पढ़ने लिखने के लिए साइंस की चीजें सर्च करते हो और आपके को बॉलीवुड के गॉसिप का न्यूज देगा, नहीं, आपके सर्च एरिया का ही न्यूज देगा। उसको पता है कि आपका जब ये इंटरेस्ट एरिया है ही नहीं तो आप उस पर क्लिक नहीं करोगे, और क्लिक नहीं करोगे तो उसमें उस मार्केट का कोई फायदा नहीं है। सो दिस इज द यूज ऑफ डाटा। ये जो है इंटरनेट के जमाने में डाटा का इस तरह से बहुत तरीके से यूज हो रहा है। ओके, अब डाटा आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं हैंडलिंग। तो हैंडलिंग बहुत तरीके से, अभी जैसे यहाँ बताया है कि आपने जो भी सर्च किया उसको सेव करते जाएंगे से, और उसी हैंडलिंग क्या मतलब है कि जो भी जितने इसमें आपका, अगर आप बहुत सारी चीजें सर्च कर रहे हो तो उसमें जो सबसे ज्यादा बार चीज सर्च की हो उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी, इस तरह से आपके पेज पे, आपका जो इंटरनेट वेब पेज है उस पे चीजें दिखेंगी। तो वो हो जाता है हमारा हैंडलिंग। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है हमारी कि डाटा जब भी हमें मिलता है तो वो रॉ फॉर्मेट में होता है। अब इसी का एग्जांपल दे दें, आप जो भी सर्च करते हो तो वो तो डाटा रॉ फॉर्मेट में है। आप तो बना के दे नहीं रहे हो कि मेरा इंटरेस्ट एरिया साइंस में 60% है, मैथ्स में 30% है, अदर फील्ड में 10% है। ऐसा तो आप बना के दे नहीं रहे हो, आप तो बस सर्च कर रहे हो। वो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन सेव हो रहा है। वो सेव होने के बाद उससे उसको अरेंज करके जब कंक्लूजन निकाला जाता है तब हमारा उससे कुछ काम होता है। तो जब भी डाटा हमें मिलता है तो रॉ फॉर्मेट में होता है। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर आप मार्केट में जाओ और स्लीपर्स खरीदने के लिए जाओ, और आपके अगर नॉर्मल पैर हैं, बहुत ज्यादा छोटे या बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, तो बड़े आराम से और जितनी डिजाइन चाहो, जिस भी तरीके की चाहो, बहुत सारी वैरायटी के आपको चप्पल मिल जाएंगी, स्लीपर्स बहुत सारे वैरायटी के मिल जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पे अगर आपका पैर बहुत छोटा है या बहुत बड़ा है तो आपको स्लीपर मिलने में मुश्किल होगा। अगर मिलेगा भी तो उतने वैरायटीज नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि जो एवरेज साइज है पैर की, वो एवरेज, क्योंकि जितने भी लोग हैं एवरेज साइज ही पहनते हैं, तो वो साइज मार्केट में ज्यादा है। मार्केट तो उसी पे चलेगा ना जिस ज्यादा डिमांड जिस चीज की है, तो एवरेज साइज की डिमांड ज्यादा है। अब बहुत लार्ज साइज या बहुत स्मॉल साइज तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आएंगे, तो ये वाली साइज और ये वाली साइज तो बिकेगी नहीं, साइज तो एवरेज ही बिकेगी। तो इसीलिए एवरेज में कितना ज्यादा वैरायटी, जितना ज्यादा वैरायटी रखेंगे उतना ज्यादा मार्केट में आएगा। तो अब ये कैसे पता चला कि किस साइज का जो स्लीपर है वो दुकानों में आना चाहिए या बनना चाहिए? तो वो भी क्या है कि डिमांड के हिसाब से, जितने स्टार्टिंग जब हुआ होगा स्लीपर्स का, तो क्या सबके पैर तो नापे नहीं गए होंगे, लेकिन एवरेज एक सर्वे हुआ होगा और उस हिसाब से 6, 7 and 8 के साइज के स्लीपर्स आपके बहुत आराम से मार्केट में मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट भी देख लेते हैं
जैसे अभी अगर दुकान पे जाएं तो चॉकलेट की बिस्किट, चॉकलेट चॉकलेट वैसे भी, चॉकलेट बिस्किट में, चॉकलेट टॉफी में, कोई भी केक लेने जाइए तो भी चॉकलेट फ्लेवर, बहुत सारा इस समय चॉकलेट के फ्लेवर बहुत ज्यादा मार्केट में है। क्यों मार्केट में? क्योंकि ये जो बिस्किट, टॉफी और केक, पेस्ट्री कुछ भी खाने के लिए ये यंग जनरेशन सबसे ज्यादा खा रही है, सबसे ज्यादा कंज्यूम करती है, और उसे चॉकलेट का फ्लेवर इस समय बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो इसलिए आपको हर चीज में चॉकलेट का फ्लेवर, जो खाने वाली चीज है उसमें मिल जाएगा। चॉकलेट का फ्लेवर अधिकतर चीज में मिल जाएगा, बिस्किट हो, टॉफी हो, चॉकलेट तो है ही, चॉकलेट के में ही कई सारे चॉकलेट मिल जाएंगे, पेस्ट्री में मिल जाएंगे, इवन कॉर्नफ्लेक्स अगर लीजिए उसमें भी चॉकलेट के फ्लेवर मिल जाएंगे। तो इस तरह से, तो ये भी कैसे, ये मार्केट में ये कैसे आया है? चॉकलेट का फ्लेवर ही क्यों आपको हमें हर जगह ज्यादा दिखाई देता है? आपको ऐसे नॉर्मल दूसरे फ्लेवर जैसे मैंगो फ्लेवर लीजिए या मिल्क फ्लेवर खोजिए, बिस्किट अगर आप कोई मैंगो फ्लेवर का या मिल्क फ्लेवर का खोजने जाइए तो वो हर जगह आपको जरूरी नहीं है मिल जाएगा, लेकिन ये जो चॉकलेट फ्लेवर है वो हर जगह मिल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिमांड, जब डिमांड देखा गया कि जब चॉकलेट आया मार्केट में तो वो उसका ज्यादा डिमांड हो गया, तो फिर उसमें कई तरह की वैरायटीज ट्राई होने लगी, और जितनी वैरायटी आती गई उतना ज्यादा उसका डिमांड बढ़ता गया। तो इन्फॉर्मेशन क्या हुआ कि मार्केट में ये जो यंग एज के बच्चे हैं वो चॉकलेट फ्लेवर हर चीज का बहुत पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए मार्केट में ज्यादा चॉकलेट। अब ऐसा भी नहीं कि केवल चॉकलेट ही भरा हुआ है, क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन तो है कि चॉकलेट पसंद कर रहे हैं, जैसे 60% लोग चॉकलेट पसंद कर रहे हैं, 30% लोग कोई और फ्लेवर, 10% लोग कोई और फ्लेवर पसंद कर रहे हैं। अच्छा, ये 60%, 30%, 10% ये डायरेक्ट तो दिख नहीं गया था, ये डिमांड के हिसाब से इंफॉर्मेशन से रॉ डाटा मिलता गया, हर एक मार्केट से रॉ डाटा डाटा कलेक्ट करते गए, और उसके हिसाब से कंक्लूजन निकलता गया कि किस हिसाब से प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट्स में आने चाहिए। आई होप ये चीजें क्लियर हो रही होंगी कि डाटा का कितना बड़ा यूज है। पूरा का पूरा मार्केट, इस समय समझ लीजिए पूरा का पूरा मार्केट ही डाटा हैंडलिंग पे चल रहा है। पूरा मार्केट, पूरा आपका इंटरनेट डाटा हैंडलिंग के हिसाब से ही चल रहा है। आपका जो इकोनॉमी है वो भी डाटा हैंडलिंग के हिसाब से चलता है। जितनी भी चीजें हैं मार्केट में, जो भी चीजें आई हुई है, सब कुछ डाटा हैंडलिंग के साथ। आपको कुछ एकदम एबनॉर्मल सी चीज मार्केट में नहीं मिल जाएगी जो आप पसंद नहीं करते हो या मोस्ट ऑफ द लोग पसंद नहीं करते हो और आपको हर जगह मिलती दिखे, नहीं मिलेगी, क्योंकि पसंद नहीं करते हैं। वो इंफॉर्मेशन जा चुकी है कंपनी में, तो अगर वो एक बार बना भी चुका है तो दोबारा वो उस चीज, वो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। पार्ले जी, उसको कैसे भूल सकते हैं? पार्ले जी जो है ये बहुत पुरानी कंपनी है, और लेकिन फिर भी अभी तक कंपनी इसको बना रही है। क्यों बना रही है? क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज हो जाता है। जैसे अगर किसी को देना भी हुआ, जैसे कोई डॉगी भी है सड़क पे तो भी लोग पार्ले जी खरीद के दे देते हैं, कोई बैठा है तो भी ऐसे ही खाने के लिए चलते फिरते हुआ, मन किया तो पार्ले जी। तो ये पार्ले जी की कंपनी मोस्ट ऑफ द केसेस मतलब इतनी पुरानी है फिर भी ये बनाती जा रही है। क्यों? क्योंकि इसका डिमांड है, इंफॉर्मेशन मार्केट को पता है, और हर दुकान पे मिल जाएगा। ये भी बात है कि हर दुकान पे आपको पार्ले जी मिल जाएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है कि इसकी डिमांड हर जगह है। चॉकलेट वाले की भी डिमांड है, लेकिन पार्ले जी की डिमांड खत्म नहीं हुई है। सो यहाँ पे किसी ब्रांड का तो वैसे ब्रांडिंग कर नहीं रही हूँ मैं, बस एक एग्जांपल है। मैथमेटिक्स जितना ज्यादा बिहेवियरल लाइफ से आप समझते जाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। सो अभी आप समझ गए डाटा का मतलब होता है इंफॉर्मेशन और हैंडलिंग का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग। तो अब जब हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि डाटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें हमने पिक्टोग्राफ पढ़ा था।
पिक्टोग्राफ पढ़ा था, मतलब कि जो है किसी पिक्चर के, जैसे अगर हमको कोई बल्ब की सेल का डाटा रिप्रेजेंट करना है तो बोल दिए कि 10 बल्ब्स ये साइन रिप्रेजेंट करेगा, तो 5 बल्ब क्या होता था, हाफ, ऐसे आधा बल्ब बना देते थे, ये साइन 5 बल्ब रिप्रेजेंट करेगा। इस हिसाब से पिक्टोग्राफ होता था। नेक्स्ट हमने पढ़ा है बार ग्राफ। बार ग्राफ ये भी जो है इस तरह का कुछ, अगर आपको याद हो तो बार ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता था। वाई एक्सिस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता था और एक्स एक्सिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट होता था। जैसे अगर एग्जांपल ले लें, बिस्किट्स का ही एग्जांपल ले लें, ये मान लिया कि ये पार्ले जी है, ये मैंगो है, ये मिल्क है और ये है चॉकलेट। तो पार्ले जी मान लिया हम बोल रहे हैं कि किसी एक शॉप पे ये पर डे का 60 बिकता है और ये पर डे का 70 बिकता है, ये पर डे का 50 या 40 बिकता है और ये 30 बिकता है। तो इसको इस तरह से बार ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था, ये 7th क्लास में हमने पढ़ा था, डबल बार ग्राफ। ये क्या होता है, जब दो टाइप के इंफॉर्मेशन या दो इंफॉर्मेशन एक ही ग्राफ पे हमको रिप्रेजेंट करना होता है, तब हम यूज करते हैं डबल बार का ग्राफ। ठीक है, डबल बार ग्राफ, जैसे अगर हमको किसी कंपनी में पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की 2 वीक की सेल हमको जो है एक्सप्रेस करना है, जैसे कंपनी में प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट या दो जो है प्रोडक्ट का कुछ नंबर ऑफ डेज हैं उनका सेल, जैसे मंडे को ये 10 है, ये 20 है, ट्यूसडे को ये 30 है, ये 25 है, वेडनेसडे को ये 40 है, ये 50 है, थर्सडे को ये 60 है और ये 25 है। तो इस तरह से मान लिया कि प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 की सेल्स हमको दिए हुए हैं और हमें इसको रिप्रेजेंट करना है डबल बार ग्राफ में। तो हम क्या करते थे कि अब यहाँ पे वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो सेल हुए हैं, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 प्रोडक्ट 1 का पहले बना लिया, मान लिया ये हो गया प्रोडक्ट 1 और इसी के साथ मंडे को प्रोडक्ट 2, तो ये हो गया इसी से एकदम लगा हुआ, इस तरह से बना दिए प्रोडक्ट 2। फिर प्रोडक्ट 1 का ट्यूसडे का सेल यहाँ पे लिख दिया मंडे, प्रोडक्ट 1 का ट्यूसडे का सेल है 30 और प्रोडक्ट 2 का ट्यूसडे का सेल है, ये मंडे ट्यूसडे का सेल है 20, ये ट्यूसडे। अच्छा, इसको थोड़ा सा अलग करने के लिए कि ये प्रोडक्ट 1 है और प्रोडक्ट 2 है, ऐसे हम शेड कर सकते हैं या अलग कलर, या यहाँ पे P1 लिख दें, यहाँ पे P2 लिख दें तो भी पता चल जाएगा। तो इस तरह से लगा के साथ में एक साथ जब ग्राफ बनाते थे, प्रोडक्ट 1 का वेडनेसडे का सेल है 40, अच्छा ये 25 था, 40 और प्रोडक्ट 2 का सेल है 50। फिर प्रोडक्ट 1 का सेल थर्सडे का है 60 और प्रोडक्ट 2 का थर्सडे का सेल है 25। तो यहाँ कहीं ऐसे आएगा। तो जब इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, दो डाटा एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं डबल बार ग्राफ। दोनों के अपने अपने बार ग्राफ
और डबल बार ग्राफ, यहाँ पे था ये बार ग्राफ था और ये है हमारा डबल बार ग्राफ। इसके दोनों के अपने अपने फायदे हैं। बार ग्राफ है कि जब हमें सिंगल डाटा रिप्रेजेंट करना होता है तो हम बार ग्राफ इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें डबल डाटा रिप्रेजेंट करना होता है तो हम दो काम कर सकते हैं, दो बार ग्राफ इस्तेमाल करें या डबल बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ इस्तेमाल करने से, डबल बार ग्राफ बनाने से हमें दो फायदे होते हैं। एक तो हमारे टाइम का बचत होगा, ठीक है, और पेजेस का बचत होगा, और दूसरा हम एक साथ कंपेयर, अगर एक साथ रहेगा तो हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंपेयर हमने फिगर देखा और बता दिया कि मंडे को प्रोडक्ट 2 की सेल ज्यादा थी, या सबसे ज्यादा पूरे प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट 2 में, दोनों में मिला के और आर डे में मिला के प्रोडक्ट 1 की सेल सबसे ज्यादा थी और वो थी थर्सडे को, और प्रोडक्ट 2 की सबसे कम जो सेल थी वो 2 दिन थी, ट्यूसडे और थर्सडे को। तो कुछ भी अब इससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रोडक्ट 2 टाइप को ट्यूसडे और थर्सडे को वो चीज नहीं खरीदी जाती है। अब कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज होगी जो ट्यूसडे और थर्सडे को नहीं खरीदी जाती। इस तरह से बहुत सारे कंक्लूजन जो भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हमें दिख रहा है कि हम डायरेक्ट एक साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर हम डबल बार ग्राफ बनाएंगे तो उसको साथ में हम कंपेयर भी करते हुए चल सकते हैं और साथ में कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। तो हमने देखा पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ एंड डबल बार ग्राफ, ये तीन चीज हम पढ़ चुके हैं क्लास 7 में, और भी बहुत सारी चीजें पढ़े हैं, आज रिकॉल ही कर देती हूँ। उसके बाद हमने पढ़ा था सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, या यूं कहें सेंट्रल टेंडेंसी अगर ना याद आ रहा हो तो मीन मीडियन मोड, मीन मीडियन एंड मोड, मीन मीडियन मोड, ये हमने पढ़ा है। अच्छा, तो मीन मीडियन मोड जो पढ़ा है हमने, वो एक्चुअली होता क्या है? मीन मीडियन मोड, ये तीनों की जो तीनों चीजें होती हैं वो असल में होती हैं, उनको अगर एक साथ लिखें तो वो कही जाती हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी एक तरीके से, अगर हम बोले कि कोई जो डाटा है, जो गिवन डाटा है, उसको अगर एक वैल्यू से, किसी एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हम, जो पूरे के पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता हो, तो उसको बोलेंगे हम सेंट्रल टेंडेंसी। फिर से बता रहे हैं कि ये जो मीन मीडियन मोड, ये तीनों कलेक्टिवली कही जाती हैं सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी, जैसा कि इसके नाम से ही अगर हम इसको समझना चाहें, मान लिया ये सारे हमारे डाटा हैं, तो एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसा डाटा जो सारे डाटा का सेंटर हो, मतलब कि हम वही बोल दें और सारा डाटा ऑलमोस्ट रिप्रेजेंट हो जाए, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे अभी रिजल्ट्स आए हैं, सीबीएसई के रिजल्ट्स आए थे, तो उसमें बहुत सारे निकल रहे थे डाटा के रेफरेंस में, बहुत सारे निकल रहे थे कि जैसे अगर बोला जाए कि इस बार सीबीएसई का रिजल्ट कितना, 98%, 84%, या पर ऐसे भी निकलते हैं कि इस बार जो बच्चे परसेंटेज पाए हैं वो 84% पाए हैं या 90% पाए हैं, इस तरह के। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे बच्चे 90% या सारे के सारे बच्चे 84%, 70%, 60% इस तरह के होते हैं, नहीं। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के मार्क्स उसी में लाई करते हैं, या 60, अगर हम बोले कि किसी पर्टिकुलर ईयर में बच्चों का जो एवरेज स्कोर है वो 60 है, इसका मतलब ये नहीं है कि 60% बहुत सारे बच्चे पाए, नहीं। इसका मतलब ये है कि 60% के आसपास ही बहुत सारे बच्चों के मार्क्स लाई कर रहे हैं। तो आसपास लाई कर रहे हैं, इसका मतलब कि जो 60% है वो सेंटर की तरह काम कर रहा है। तो इसी वजह से
ये जो वैल्यूज बोली जाती हैं इनको बोला जाता है सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब ये जो वैल्यूज होती हैं वो डाटा के सेंटर की तरह काम करती हैं, सारे डाटा उसी के आसपास लाई करते हैं। तो मीन, मीडियन और मोड ये तीनों सेंट्रल टेंडेंसी हैं। अच्छा, मीन को हम और भी कुछ बोलते हैं। मीन को अरिथमेटिक मीन भी बोला जाता है, एवरेज भी बोला जाता है। तो मीन को तीन नाम से बोला जाता है, मीन, अरिथमेटिक मीन या एवरेज। मीडियन वही होता है और मोड भी। मीन क्या होता है? एवरेज वैल्यू होती है, मतलब इसका होता है टोटल डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा। मीन का फार्मूला होता है टोटल डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा। मीडियन का फार्मूला, अगर मीडियन का फार्मूला देखें तो मीडियन का फार्मूला दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले जो गिवन डाटा होता है उसको अरेंज कर देते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फॉर एग्जाम्पल से दिखा देते हैं। मान लिया हमारा डाटा है 1 2 7 9 3 4 5 8। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 3। ओके, तो अब इसको सबसे पहले हम अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो 1 2 3 3 4 5 7 8 और ये 9, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब क्या है? अब इसके नंबर गिनेंगे तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, 9 डाटा है। तो अब जो मीडियन का फार्मूला होता है, ये 9 टोटल नंबर ऑफ डाटा है 9 और 9 है ऑड। तो ऑड के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है, अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स को n बोलें तो n प्लस 1 बाई 2th टर्म। इस केस में क्या हो जाएगा? n मतलब है 9, n 9 प्लस 1 बाई 2th टर्म, मतलब 9 प्लस 1 10, 10 बाई 2 मतलब क्या हो गया? 5th टर्म, 5th टर्म। तो 5th टर्म अगर हम यहाँ से देखें, 5th टर्म तो क्या होगा? 1 2 3 4 5, 5th टर्म ये हो गया। तो मीडियन हो गया हमारा 4। अब इसी में एग्जाम्पल, ये तो ऑड के लिए था, इवन के लिए भी देख ले साथ में एग्जाम्पल। तो इवन के लिए क्या होता है? एक टर्म इसी में कम कर देते हैं, एक टर्म कम कर देते हैं ये। अब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये हैं 8। तो इवन के लिए क्या होता है? n बाई 2th टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाई 2। अब यहां से देख लें n बाई 2th टर्म, तो n है 8, 8 बाई 2 मतलब 4th, 1 2 3 4, 4th टर्म ये है तो ये हो गया 3 प्लस n बाई 2 प्लस 1th, 4 प्लस 1 मतलब 5th टर्म। तो 5th टर्म है हमारा 4, 3 प्लस 4 बाई 2, तो 3 प्लस 4 बाई 2 7, 7 बाई 2 मतलब हो गया हमारा 3.5। तो ये जो मीडियन है जरूरी नहीं है कि इसी डाटा में लाई करे। मीडियन टोटल डाटा से डिफरेंट भी हो सकता है, जो जिसका मीडियन आया 3.5 लेकिन 3.5 इसमें नहीं है। नेक्स्ट आता है मोड। तो मोड का बड़ा ही सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि ऐसा डाटा जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो या जो ज्यादा बार आया हो उसको कहते हैं मोड। तो अगर यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 3 2 बार आया है और कोई भी चीज एक बार से ज्यादा नहीं आया है तो इसका मोड हो गया 3। सो ये आपका कुछ रिकॉल था डाटा हैंडलिंग का। नेक्स्ट लेक्चर में आगे की चीजें पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।